बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल को पकाने के पश्चात त्योहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष चिराग नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है। यानी कि ये सारी विशेषताएं आपको दी गई हैं और इनसे पूछा है कि इस राज्य कौन है, यानी ये सारी विशेषताओं वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो बताइए कौन सा राज्य है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मिजोरम। ठीक है, यह राज्य मिजोरम है। इसकी विशेषताएं क्या थी कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है, तो हमारे देश में एक ऐसा राज्य मिजोरम राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग यानी गांव के लोग जो होते हैं वो जब उनकी फसल पक जाती है तो उसके बाद वो फेस्टिवल यानी कि त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में मिलकर क्या करते हैं, खाना को पकाते हैं, साथ में खाते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। यहाँ का जो विशेष नृत्य होता है जिसका नाम क्या होता है, चिराम नृत्य, वो भी करते हैं। आपसे ये भी पता चल जाएगा कि चिराम नृत्य कहाँ किया जाता है, तो मिजोरम में। और इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी बनाकर जमीन पर आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, ये सारी विशेषताएं कहाँ की है, मिजोरम की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल जो है वो आइजोल है। हमारी व्याख्या भी यही कह रही है, सेम ही बात की। सारी विशेषताएं जो हैं वो किसकी है, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य मिजोरम उसकी है। मिजोरम की लुसाई जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले घरों के निर्माण में बांस तथा लकड़ी का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। किसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है, बांस और लकड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खेजड़ी ट्री। ऑप्शन ए है, ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दिस ट्री इज फाउंड मेनली इन डिजर्ट एरियाज। ऑप्शन बी है, इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। इट डज नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसकी छाल दवाई बनाने के काम लाती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इट्स बार्क इज यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स एंड इट्स वुड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। ऑप्शन डी कह रहा है कि इसके तने में पानी एकत्र होता है जिससे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। इट्स ट्रंक कैन स्टोर वाटर एंड द पीपल यूज थिन पाइप टू ड्रिंक इट। और अगला कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ शेडी ट्री, यानी कि एक वृक्ष छायादार नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है खेजड़ी के बारे में। सही ऑप्शन ए है ए बी सी, ऑप्शन बी है बी सी डी, ऑप्शन सी है सी डी ई और ऑप्शन डी है ए डी ई। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी और सी। इनके बारे में ए बी और सी सही हैं। किसके बारे में ए और बी सही है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में। हमसे पूछा था कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में ये सारे कथन है, इसमें से विचार करना था और बताना था कौन सा सही है। तो ये मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र जो रेगिस्तानी होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बिल्कुल सही बात है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कहाँ पानी होता है, ज़्यादा पानी नहीं होता है, इसीलिए ये पेड़ बढ़ भी जाते हैं क्योंकि इनके बढ़ाने के लिए हमें अधिक वाटर नहीं चाहिए होता। अगर पानी अधिक चाहिए होता होगा, अगर हम अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं इसके बढ़ाने के लिए तो रेगिस्तान क्षेत्र में पाया नहीं जाता। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ये भी बिल्कुल सही बात है। खेजड़ी वृक्ष का जो वृक्ष होता है उसकी छाल किसके काम आती है, दवाई बनाने के काम। और इसकी जो लकड़ी होती है बूढ़, उसको क्या नहीं लगता है, कीड़ा भी नहीं लगता है। ठीक है, ये तीनों सही है, लेकिन ये वाला गलत है। किसके पानी में पानी एकत्र होता जाता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, बिल्कुल गलत बात है। और ये वृक्ष छायादार नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि ये वृक्ष छायादार है। जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं जिसे हमें अच्छे से पता चल जाए। हमारी व्याख्या कह रही है कि खेजड़ी वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पाया जाता है। इसको बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। जब ये ग्रो करता है तो उसको ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती। बाकी अब देखते हैं कि पानी जितना चाहिए होता है वृक्षों को, लेकिन खेजड़ी वृक्ष ऐसा है जिससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में पल जाता है। इसकी छाल क्या बनाने के काम में आती है, दवाई बनाने के काम में आती है। और इसकी जो
लकड़ी होती है उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। इस प्रकार दिए गए कथनों में से ए, बी और सी सही है। इस बहुउद्देशीय वृक्ष का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में यहाँ के प्राणियों के लिए कैसा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए इस वृक्ष को हम क्या कहते हैं, मरु प्रदेश या कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये जो वृक्ष होता है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम इसे मरु प्रदेश या फिर कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं। खेजड़ी वृक्ष थार के मरुस्थल या अन्य स्थानों में पाया जाता है। ये वहाँ के लोगों के लिए कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, विशेषताएं भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादकों के समूह को चुनिए। ऑप्शन ए है सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है मोम, कोलतार, ग्रीस। ऑप्शन बी है पेंट, प्लास्टिक, रेयान। ऑप्शन सी है एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल। और ऑप्शन डी है किरोसिन, डीजल और मेथेन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, मोम, कोलतार और ग्रीस। बैक्स, कोलतार एंड ग्रीस ये क्या है, 3 पेट्रोलियम उत्पाद के समूह हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मोम, कोलतार, ग्रीस ये तीनों उत्पाद पेट्रोलियम समूह से क्या होते हैं, संबंधित। पेट्रोलियम जो होता है वो हल्के रंग का एक होता है तेली द्रव। इसमें विभिन्न संगठक जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि जो हैं वो आते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अनेक उपयोगी पदार्थ जिसे हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। और इनका उपयोग हम मार्जक रेशे, पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि के निर्माण में करते हैं। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। किसको, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये हमारी सीटेट की ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ है और इसमें इस तरह के बहुत ही ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको धैर्यपूर्वक और अच्छे से इसे पढ़ना है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है, कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। देखो ये आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में इन्होंने कैसा क्वेश्चन डाल दिया है, इन्होंने ये डाल दिया है डायरेक्शन वाला। ठीक है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वे बी पर जाते हैं जो कि ठीक दक्षिण में कितना है, 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वे किस पे जाते हैं, सी पर, जो बी के ठीक कहाँ है, पश्चिम में और कितना है, 500 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वो कहाँ भी जाते हैं, बाई पर कोर्ट पहुँचते हैं जो सी के कैसे 60 मीटर की दूरी पर है। तो कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट की घर की दिशा बतानी है। किसके है इस क्वेश्चन में कि कोर्ट के सापेक्ष में एडवोकेट के घर की दिशा बतानी है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन सी है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन डी है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसमें हमारा सही आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लड़का वलसाड से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल कितनी है। ऑप्शन है 52 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 56 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 58 किलोमीटर। ऑप्शन डी है 62 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 58 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। इसकी हमारी व्याख्या देखो इस प्रकार से, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर प्रोजेक्ट मिशन टू क्लीन गंगा वाटर। ऑप्शन ए है जल शक्ति नमामि गंगे। ऑप्शन बी है गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान। और ऑप्शन डी है नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान जो है वो गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है। हमारी व्याख्या भी कह रही है
कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक योजना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में क्या करती है, वर्क करती है, जिसे अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में हमने पंजीकृत किया था। गंगा एक्शन प्लान वे पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। तो गंगा एक्शन प्लान क्या था? गंगा एक्शन प्लान क्या था? ये पहली नदी कार्य योजना थी। क्या थी? पहली नदी कार्य योजना। जब कब लाई गई थी? 1985 यानी 1985 में। किस लिए? पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ये लाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जल अवरोधन, डायवर्जन व घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार करके विषाक्त और औद्योगिक रासायनिक कचरे पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से नदी में प्रवेश करने से उसे रोका जाए। और गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी। कब घोषित की गई थी? 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हों। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फूड द ग्रुप containing all items which are rich source of proteins। ऑप्शन ए है अंडे, दालें, मछली, एग्स, पल्सेस, फिश। ऑप्शन बी है बादाम, मक्का, दूध, आलमंड्स, मैस, मिल्क। ऑप्शन सी है संतरा, मक्खन, अंडे, ऑरेंज, बटर, एग्स। और ऑप्शन डी है दही, दूध, चावल, कार्ड, मिल्क एंड राइस। तो बताइए इसमें से वो कौन सा समूह है जो प्रोटीन समृद्ध है? से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अंडा, दालें और मछली। एग्स, पल्सेस एंड फिश ये बहु समूह है जो कि प्रोटीन से भरपूर है। कौन कौन सा? अंडा यानी कि एग्स, दालें यानी कि पल्सेस और मछली यानी कि फिश। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भोजन के रूप में अंडा, दाल, मछली ये सब क्या है? प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए होती है। शरीर की क्यों आवश्यकता होती है प्रोटीन की? हमारे शरीर में प्रोटीन की क्यों आवश्यकता होती है? शरीर की वृद्धि करने के लिए और किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वो प्रायः क्या करता है? अक्सर प्रोटीन युक्त भोजन ये वृद्धिवर्धक भोजन कहते हैं इसको। और हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, वो सब हमें किससे प्राप्त होते हैं? भोजन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। यदि भोजन पकाने में बहुत ज़्यादा जल का प्रयोग करते हैं तो बाद में उसे क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और कोई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण की हानि हो जाती है। क्या करते हैं जब अच्छा होता है क्या, जब भोजन को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो अधिक जल का प्रयोग करते हैं और जो बाकी का जल होता है उसे हम फेंक देते हैं। जब वो जल फेंकते हैं तो उसमें प्रोटीन और खनिज लवण वो भी चले जाते हैं तो हमें उनकी हानि हो जाती है। इसलिए भोजन को ज़्यादा अतिरिक्त जल नहीं डालना चाहिए तो फेंकने से प्रोटीन भी चले जाएंगे। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए और किसके लिए? अनुरक्षण करने के लिए होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह युगल मतलब होता है जोड़ा, इसमें से हमें वो जोड़ा बताना है जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए पेयर, वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी अवर कंट्री। हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक जोड़ा है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी है मिजोरम और झारखंड। ऑप्शन डी है बिहार और नागालैंड। तो आपको पता है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से बिहार भारत का राज्य और नागालैंड भी राज्य है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बिहार जो है हमारे भारत का राज्य है, इसकी कैपिटल है पटना। और नागालैंड उत्तर पूर्व भारत का राज्य है, इसकी कैपिटल है कोहिमा। तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश ही नहीं, तो इसको हटा दो। फिर हमारा है मिजोरम और झारखंड। मिजोरम भी भारत का उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य और झारखंड भी। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, झारखंड की कैपिटल है रांची, तो ये भी नहीं। और कश्मीर ये पहले भारत का एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये दोनों राज्य हैं, ये दोनों राज्य हैं और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें से हमें कोई भी ग्रुप नहीं मिला।
लेकिन फाइनली हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी कैपिटल है ईटानगर, और पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये भारत का राज्य पूछा था और एक केंद्र शासित प्रदेश का जोड़ा पूछा था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है और पुडुचेरी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से एक के अंतर्गत दिया गया मुझे यानी जोड़ा जो है वो सही है। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 के तहत भारत के संघ में 3 श्रेणियां शामिल है। पहला है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा है वे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा क्या किए जा सकते हैं, नियंत्रण में लाए जा सकते हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी याद रखना क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो संघीय क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं, इसीलिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने इस राज्य का दर्जा देने की मांग की है। मतलब हुआ क्या है कि अभी पुडुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें क्या किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर हमें एक राज्य बना दिया जाए। पर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैविंग कोस्ट ऑन द वे ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात। ऑप्शन डी है तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। ये कहाँ है? समुद्र तट बंगाल की खाड़ी में है। वैसे तो हमारे समुद्र तट से कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। और कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। ठीक है, इधर साइड से कितने लगते हैं? 5 और इधर साइड से कितने लगते हैं? 4 लगते हैं। इसमें से इससे पूछा था कि बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं, तो बंगाल की खाड़ी वाले तो हमारे यही राज्य है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। ये कहाँ लगते हैं? बंगाल की खाड़ी में लगते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा ये तीनों राज्य बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। बंगाल की खाड़ी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। तो आपसे पूछ लेगा कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। और हिंद महासागर के कौन से साइड में है? पूर्वोत्तर भाग में। ये एक त्रिभुजाकार खाड़ी है। कौन सी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार की क्या है? खाड़ी है। इसमें पश्चिमी ओर से अधिकांशतः भारत की नदियाँ जैसे कि गंगा है, यमुना है, मेघना है। इसके अतिरिक्त कौन सी नदियाँ होती हैं? गोदावरी है, महानदी है। ये सब आकर क्या करती हैं? मिल जाती हैं। इसमें मुख्यतः बंदरगाहों में चेन्नई, चटगांव, कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम है। प्राचीन हिंदी ग्रंथों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में महोदधि कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बंगाल की खाड़ी को क्या कहते हैं? महोदधि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं। 3 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। देखो ये हमारी सीटेट की ईवीएस है, तो इस तरह के क्वेश्चन ईवीएस में पूछ लेगा कि भारत के कौन से राज्य हैं, कितने संशासित प्रदेश है, कौन कौन से हैं, कैपिटल क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसकी सीमावर्ती कौन है। तो भैया बड़े कन्फ्यूजन पूछ लेता है ईवीएस में, तो अच्छे से पढ़कर जाना। दूसरा कह रहा है कि गुजरात, राजस्थान और बिहार। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। और ऑप्शन डी है गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र किससे जुड़े हुए हैं? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। इसे नदियों का मेका और श्रेया प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं। और मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, छत्तीसगढ़ की रायपुर, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, बिहार की पटना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कौन से हैं, महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है, गुजरात से, और जो राजस्थान है उनसे भी लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। ये 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ बनाता है, 8 राज्यों के साथ, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ और 1 देश नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश बनाता है। ये भी याद रखना। जो इस प्रकार हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ये किसके बारे में इसने बताया है, क्या बताया इसने, हमारे यूपी के बारे में। ठीक है, कौन कौन से हमारे उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री टच करते हैं, काफ़ी ये आपसे पूछ लेता है। ठीक है, सेंट्रल का आपका एग्जाम होता है ये, तो यूपी से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और बिहार है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक राष्ट्र है हमारा नेपाल, इसके साथ बाउंड्री टच करता है हमारा उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगती हैं और किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चाइना के साथ, नेपाल और भूटान के साथ और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इसकी बाउंड्री लगती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कैच्ड बाय मॉस्किटोज। ऑप्शन ए है निमोनिया, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है खसरा, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और डी। बी मतलब डेंगू, डी मतलब मलेरिया। मलेरिया और डेंगू किससे फैलते हैं, मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मच्छरों द्वारा जनित रोग होते हैं डेंगू एंड मलेरिया। और इस तरह से विकल्प बी और डी सही है। इस तरह से अभी कितना ज़्यादा जो डेंगू और मलेरिया था वो फैला था। अभी देखो टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, उसके तो इतने सारे मरीज थे भैया, बहुत ज़्यादा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सब मच्छर द्वारा फैलते हैं। डेंगू दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से उभरती वायरल बीमारी है और डेंगू के वायरस का मुख्य वाहक होता है एडीज एजिप्टी मच्छर। आपसे पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में कि डेंगू जो भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है उसका मुख्य वाहक क्या होती है, तो मच्छर होता है। मच्छर का मतलब कौन सा वायरस का होता है, एडीज एजिप्टी। ठीक, कौन सा, एडीज एजिप्टी। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला मच्छर जनित है और मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा। क्या होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी। ये प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। निमोनिया फेफड़े का एक तीव्र श्वसन संक्रमण है जो स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया या न्यूरोकाकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। खसरा तीव्र संक्रामक बीमारी है जो रूबेला विषाणु द्वारा उन बच्चों में फैलती है जिनमें टीकाकरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परितंत्र में निहित है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन है एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरा। ऑप्शन बी है एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, ओनली फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन एरिया। तीसरा कह रहा है कि एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों, बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन एरिया। ऑप्शन डी कह रहा है कि एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक, डीकम्पोजर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन एरिया। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, किसी परितंत्र में नहीं होते हैं तो वो होते हैं एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों, यानी बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन एरिया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और जो भौतिक कारक होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, पारितंत्र में निहित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जो जीव जंतु होते हैं उनका समूह जो हमारे चारों ओर में कैसा होता है, मौजूद होता है। सामूहिक रूप से क्या कहलाता है, पर्यावरण। क्या होता है, अच्छा पर्यावरण जो होता है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह होता है जो हमारे चारों ओर मौजूद होता है। पर्यावरण एक अविभाज्य संगठक है। ये जैविक और अजैविक तत्वों की पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से क्या होती है, इसकी रचना। भौतिक और अजैविक कौन से होते हैं, स्थल, वायु और जल। जैविक कौन कौन से होते हैं, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
राज्य नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेट एंड डांस। ऑप्शन ए है कर्नाटक कथक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु लावड़ी, ऑप्शन सी है असम बुइया और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। मैंने आपको एक बार इसे रिवीजन भी करवाया था और अच्छे से याद भी कराया था। अगर डेली करंट अफेयर देखते हैं तो आपको मैंने एक ट्रिक से भी याद करवाया था कि जो कुचिपुड़ी है, कच्ची पूड़ी पूड़ी जो होती है वो कच्ची क्यों रह जाती है। अगर अंधे लोग पकाएंगे, इस पर याद करने के लिए आपको बताया था कि अगर अंधे लोग पकाएंगे तो पूड़ी तो कच्ची रह जाएगी, पक ही नहीं पाएगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा बेचारों को कैसी पकानी है। तो पूड़ी अगर कच्ची है तो कौन पका रहा है, बेचारे अंधे लोग पका रहे हैं। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। असम का बुइया नहीं है, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। कथक उत्तर भारत यानी विशेषली उत्तर प्रदेश में किया जाता है और कर्नाटक में यक्षगान किया जाता है। तो इसने हमसे पूछा था कि कौन सा जोड़ा इसमें से राज्य नृत्य के बारे में सही है, तो कर्नाटक का कथक गलत है, क्योंकि कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है और कर्नाटक में किया जाता है यक्षगान, ठीक है। तमिलनाडु लावड़ी गलत होगा क्योंकि लावड़ी महाराष्ट्र में किया जाता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम। बुइया असम के लिए गलत है, असम में असमिया किया जाता है डांस। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हमारे सही युग्म भी दिए गए, मैंने आपको बताया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, लावड़ी महाराष्ट्र, बुइया अरुणाचल प्रदेश में। बुइया देखो कहाँ किया जाता है, ये भी याद रखना, बुइया किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कथक उत्तर भारत में, बट भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, ठीक है। कथकली अभिनय नृत्य और संगीत तीनों का समन्वित रूप होता कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी घर गैस नहीं है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है N2O, ऑप्शन डी है CH4। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी N2। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि N2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, जबकि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2O का CH4 ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर लेती है, अवशोषित और वायुमंडल में से जाने से रोक देती है। जबकि CO2 गैस की मात्रा अधिक बढ़ जाने से वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसें और भी होती है, जैसे कि जलवाष्प, CO2, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। हरितगृह गैसों की संकल्पना 1824 ईस्वी में जोसेफ फॉरियर ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है द इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट साइंड इन 1987 टू कंट्रोल द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज नोन एज। ऑप्शन ए है क्योटो संलेख, ऑप्शन बी है मॉन्ट्रियल संलेख, ऑप्शन सी है पेरिस संधि, ऑप्शन डी है दोहा संधि। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल संलेख। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किए थे। ओजोन अवयव के दुष्परिणाम निम्न है, जैसे कि त्वचा कैंसर की संभावना होती है, मनुष्य और पशुओं की DNA संरचना में बदलाव तथा पशुओं की प्रतिरोध क्षमता में कमी होती है, मोतियाबिंद तथा आंखों की बीमारी तथा संक्रामक रोगों में वृद्धि होती है। सूक्ष्म जलीय पौधों के विकास की गति धीमी होने से स्थलीय खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं कि EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट इन EVS विल हेल्प अ टीचर टू। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, नो द इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ लर्नर्स। ऑप्शन बी कह रहा है कि EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, असेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय लर्नर्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, असेस द पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। और चौथा कह रहा है कि EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा ये ज्ञात करने में, नो हाउ वेल लर्नर इज लाइकली टू डू इन EVS। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और सी सही है।
ऑप्शन बी कह रहा है कि ए और बी सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि बी और डी सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि बी और सी सही है। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी की बी और डी सही है। यानी कि इसने हमसे पूछा था कि ईवीएस में यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज में जो नैदानिक परीक्षण है यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके लिए शिक्षक की सहायता कौन करेगा, तो उसने हमारा ऑप्शन था शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, और चौथा था कि ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे ये ज्ञात करने में। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि ईवीएस में नैदानिक परीक्षण होता है वो शिक्षक की ईवीएस शिक्षण अधिगम के दौरान जो विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं होती हैं उसका आकलन करने में और विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में क्या करता है, हेल्प करता है। पर्यावरण संरक्षण एवं भूसार के अभियान को व्यापक तौर पर चलाने के लिए पूरे समाज की जिम्मेदारी है, किंतु शिक्षक समाज का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है, वो माना जाता है। शिक्षक विभिन्न नैदानिक परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है, जैसे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा, पर्यावरण चेतना को विकसित करके, पर्यटन द्वारा शिक्षा, पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स। ऑप्शन ए है कि शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, गिविंग फीडबैक टू टीचर रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण में कमियों को पहचानने में, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ डेफिशिएंसी इन टीचिंग। तीसरा कह रहा है कि मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ मंथली रिपोर्ट कार्ड्स। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें सही कथन को चुनना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला कह रहा है कि ए और बी सी सही है, दूसरा कह रहा है कि ए बी और डी सही है, तीसरा कह रहा है कि बी सी और डी सही है, चौथा कह रहा है कि ए सी और डी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि ए बी और डी इसमें से हमारा सही है। ठीक है, जैसे कि ए बी और डी कौन कौन सा है कि शिक्षणों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रस्तुति देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में और विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में हेल्प करता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभावों के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियां क्या क्या होती हैं, क्या क्या कमियां हमारी टीचिंग में आती है उनको पहचानने में, विद्यार्थियों के जो अधिगम अंतराल होता है यानी सीखने के बीच में जो उनका समय लगता है उसको ज्ञात करने में सम्मिलित करता है। निर्माणात्मक आकलन छात्रों के आगे बढ़ते जाने और सीखने में प्रगति करने के लिए क्या बनाता है, मार्ग। इन निम्नलिखित बिंदुओं की पहचान कर सकता है, जैसे कि छात्र क्या कर सकता है और क्या नहीं, छात्र को क्या क्या कठिनाई होती है, छात्र का अपने लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के लिए और सत्ता और समकक्षी समीक्षा सहित प्राप्ति की निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। ऑप्शन ए है चार्ट, ऑप्शन बी है स्लाइड, ऑप्शन सी है फिल्म स्ट्रिप और ऑप्शन डी है एपीडी स्कोप। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए चार्ट। ठीक है, इनमें से एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री जो है वो चार्ट है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि चार्ट एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, जबकि जो स्लाइड होती है, फिल्म स्ट्रिप होता है, एपीडी स्कोप होता है, ये सभी क्या होती हैं, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होती हैं। देख लीजिए कि अप्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री और प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है। अप्रक्षेपित इसके अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जिनका प्रक्षेपण करने के लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है। मतलब ऐसी शिक्षण सामग्री जिसको प्रक्षेपित करने के लिए हमें यंत्र नहीं जरूरत पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, जिसमें हमारे कार्टून, चित्ररेखा, चित्र पोस्टर और प्लेस कार्ड आते हैं। दूसरी होती है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी अध्ययन को एक बड़े पर्दे पर प्रतिबिंबित करके शिक्षण प्रक्रिया को आसान और हम रुचिकर बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी अध्ययन को एक बड़े से पर्दे पर प्रतिबिंबित करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को कैसे बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत प्रदर्शन के लिए जो विद्युत यंत्र होते हैं वो चाहिए होते हैं, जैसे कि सिनेमा है, स्लाइड है, दूरदर्शन है।
हैं। ये क्या है? अप्रक्षेपित हैं। तो ये याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रक्षेपित शिक्षक सामग्री है सिनेमा, स्लाइड और दूरदर्शन। इसके लिए यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और जो प्रक्षेपित सहायक सामग्री है वो है कार्टून, चित्ररेखा, चित्र पोस्टर, प्लेस कार्ड। और इसके लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? मिस्टर रोहन organized a role play on the topic conservation of water. What is the purpose of organizing this role play by Rohan in the classroom? In his classroom. ऑप्शन ए कह रहा है कि वे विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। He wanted to sensitize students on the need of conserving water for future generation. ऑप्शन बी कह रहा है कि वे विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। He wanted to sensitize students about lack of awareness in the system regarding conservation of water. तीसरा कह रहा है कि वे भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। He wanted to raise confidence level in student through role play. और चौथा कह रहा है कि वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है जिससे वे उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। He wanted to learn about students' views on water conservation to guide them correctly. तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि वे विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ठीक है, रोहन है उसके पास एक सब्जेक्ट दिया गया है कि जल का संरक्षण, उस पर भूमिका निर्वहन का आयोजन किया गया है। तो कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो जल के बारे में समझ सके, जान सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल की आवश्यकता के प्रति नसीहा बना सके, संवेदनशील। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि श्री रोहन ने जल संरक्षण विषय पर एक भूमिका निर्वहन करने का आयोजन किया है और अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वे विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स में क्या करें कि भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की क्या आवश्यकता है और उसके प्रति उसको कितना लोग क्या आवश्यकता है उसको महसूस कर सके और उनके प्रति उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। होता क्या है जल संकट कि जब किसी को वाटर की जरूरत होती है उसे उतना पानी नहीं मिलता तो वो जल संकट कहलाता है। ये नोट करने के लिए कहा गया था कि 2018 में नीति आयोग ने अभिनव भारत #75 के लिए कार्यनीति जारी की थी, जिसके तहत निश्चित किया गया था कि 2022-23 तक भारत की जल संसाधन प्रबंधन रणनीति में जल जीवन, कृषि, आर्थिक विकास और पारिस्थितिक और पर्यावरण के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। जल सुविधा की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईबीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। द करिकुलम ऑफ ईबीएस इज फ्रेम्ड विद ऑप्शन ए है अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। दूसरा कह रहा है कि अधिगम के समाकलित परिप्रेक्ष्य में इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। तीसरा कह रहा है कि अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। और चौथा कह रहा है कि अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में सोशियो कनेस्ट्रिविक्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में ईवीएस की पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाई जाती है। अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कह रही है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है। ईवीएस एक विषय है जो कि किस पे आधारित होता है? थीम्स पे। जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट है वो किस पे आधारित होता है? थीम्स पे। थीमों के बच्चों के परिप्रेक्ष्यों और उसके दैनिक जीवन से लिया गया है। थीमें जो होती है वो उनसे कहाँ से लिया गया है? बच्चों के परिप्रेक्ष्य और उनके दैनिक जीवन से, ताकि वे अपने दैनिक जीवन से क्या सके, स्वयं को जोड़ सके कक्षा अधिगम से। और ईवीएस के पाठ्यक्रम में शामिल इस प्रकार की हैं। हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कौन कौन सी थीमें, ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल कितनी थीमें है? इसमें से 6 हैं। कौन कौन सी? पहली है परिवार और मित्र यानी फैमिली और फ्रेंड्स। दूसरे है भोजन यानी कि फूड। तीसरी है पानी यानी कि वाटर। चौथी है आवास यानी कि हमारा होम
हाउस, और पाँचवीं है यात्रा यानी कि ट्रैवल, और छठी है ये चीज़ें जो हम बनाते हैं, थिंग्स बी मेड। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईवीएस में कितनी थीमें रखी गई हैं, तो 6 थीमें रखी गई हैं। कौन कौन सी? एक है परिवार और मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, पाँचवीं यात्रा, छठी है चीज़ें हम जो बनाते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, हाउस, ट्रैवल एंड थिंग्स बी मेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर व्हाइल ट्रांसलेटिंग द ईवीएस थीम इन द क्लास? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी है भूमिका निभाने से, कंडक्टिंग रोल प्ले। तीसरा है कठपुतलियों के उपयोग से, यूज ऑफ पपेट्स। और चौथा है समूह कार्य से यानी कि ग्रुप वर्क। अब देख लो, इसने निगेटिव में पूछा है कि पॉजिटिव में से हमसे पूछा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के विषय होते हैं, संपादन करते हैं कि हमें शिक्षक को किससे बचना चाहिए। ठीक है, बचने के लिए पूछ रहा है। तो देखो, भूमिका निभाने से तो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। भूमिका तो हमें निभानी चाहिए, जितनी अच्छी भूमिका निभा सकेंगे, रोल प्ले करेंगे, उतना अच्छा बच्चे समझ पाएंगे। तो पढ़ाई वाला तो करना ही चाहिए। फिर है हमारा कह रहा है समूह में कार्य करने में, समूह में कार्य करना भी अच्छा। अगर हम समूह में कार्य करेंगे तो बच्चे से अच्छे से समझ पाएंगे। कठपुतलियों का उपयोग, ये भी सही होता है, कठपुतलियों के उपयोग से बच्चे समझ सकते हैं। लेकिन हतोत्साहित ये कभी बच्चों को करना ही नहीं चाहिए। बच्चों को हमेशा क्या किया जाता है? प्रोत्साहित, यानी कि आगे बढ़ाया जाता है, ना कि पीछे ढकेला जाता है। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। और पूछा भी हमसे यही था कि बचना चाहिए, तो बचना हमें पहले वाले से ही चाहिए। बाकी सारे वर्क हमें करने चाहिए। ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि क्लासरूम में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो अपने स्टूडेंट से प्रश्न पूछते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट जो है प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। जबकि ईवीएस विषयों का संपादन करते समय भूमिका निभाएं, कठपुतलियों का उपयोग करें और समूह में कार्य करें, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी क्या कर सके? आनंदपूर्ण और रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण अध्ययन को कर सके। और पर्यावरण अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कि पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन और पाठ्यचर्या का क्या करना? क्रियान्वयन। कौन कौन से? पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन और पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। थीम्स एंड सब थीम्स इन द ईवीएस सिलेबस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतर्पृष्ठ प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड अ कॉमन इंटरफेस ऑफ इश्यूज इन द साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। दूसरा कह रहा है कि ये दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, फॉर लर्निंग ईवीएस इज एन इंटरेस्टिंग मैनर। तीसरा कह रहा है कि गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, टू कंडक्ट एक्टिविटीज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और चौथा कह रहा है कि तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमीडिएट इन्वायरमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। ठीक है। तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ है उसको विकसित करने के लिए हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन जो होता है वो तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ है उसको विकसित करने के लिए हम करते हैं। ईवीएस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होती है वो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए अधिक जीवंत सामग्री बनाने के लिए व्यापक विषय होते हैं उनका उपयोग कर सके। पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है पर्यावरण की शिक्षा, अर्थात पर्यावरण के विविध पक्षों, इसके घटकों, मानवों के साथ अंतर संबंधों, पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण, विकास, नगरीकरण, जनसंख्या आदि का पर्यावरण पर प्रभाव की समुचित जानकारी देना, मानव तकनीकी विकास और पर्यावरण के अंतर संबंधों से जो पारिस्थितिक चक्र बनता है और वह संपूर्ण क्रियाकलापों और विकास को क्या करता है? नियंत्रित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following themes, sub themes could be related to the competency given below? Evaluates suggestions regarding counseling and mental well-being for people who have faced disasters and the
ट्रूमा ऑफ लॉजिंग वंस होम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। ऑप्शन ए है ट्रैवल यात्रा, ऑप्शन बी है शेल्टर आश्रय, ऑप्शन सी है वर्क एंड प्ले यानी कि कार्य और खेल, ऑप्शन डी है वाटर यानी कि पानी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेल्टर यानी कि आश्रय। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आश्रय विषय होता है, उपविषय उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने क्या किया होता है, आपदा को फेस किया होता है और अपने घर को खोने के लिए आघात का भी सामना किया होता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों से क्या करते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वे परिवार, पेड़ पौधे, जीव जंतु, भोजन, जल, यात्रा और आवास जैसे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़े जो विभिन्न विषय हैं, थीम है, उनके वास्तविक अनुभवों के द्वारा अपने आसपास विस्तर परिवेश के प्रति जागरूक हो सके और आसपास की परिवेश से अंतःक्रिया करके विभिन्न प्रक्रियाओं कौशलों को विकसित कर पाने में सक्षम हो। मतलब ये होता है कि जल है, भोजन है, आश्रय है, आवास है, ये सब हमारे जीवन से जुड़ा हुआ और बच्चों से ये आशा की जाती है कि अपने जुड़े हुए जीवन से जो भी चीज़ें जुड़ी है उनसे वो अनुभवों को प्राप्त कर सकें। ठीक है, इससे उन्हें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईबीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन इन ईबीएस कैन बी। ऑप्शन ए डिस्कशन यानी कि चर्चा, ऑप्शन बी है सर्वे एंड डिस्कशन सर्वेक्षण और चर्चा, ऑप्शन सी है इंटरव्यू साक्षात्कार और ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वे एंड डिस्कशन सर्वेक्षण और चर्चा। ईबीएस में जब पानी की बर्बादी और उसके संरक्षण के शिक्षण के लिए रणनीति अपनाई जा रही होगी तो सबसे अच्छी रणनीति यही होगी कि हम सर्वेक्षण यानी सर्वे कराएं और डिस्कस करें यानी कि चर्चा करें। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि ईबीएस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पानी की बर्बादी यानी वाटर जो हो रहा है उसको वेस्ट हो रहा है और उसको कैसे हम कंजर्व करेंगे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे, उस पर चर्चा हो रही है। तो सबसे अच्छी रणनीति होती है सर्वेक्षण करना और चर्चा करना। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हम अपना सकते हैं कि प्राकृतिक वर्षा का जल उपयोग बागवानी या धुलाई के उद्देश्य के लिए सुनिश्चित करें। यानी कि पानी बरसता है तो हम क्या कर सकते हैं, कई सारी जगहों पर पानी इकट्ठा कर सकते हैं, कई सारे बर्तनों में पानी इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उसका हम क्या प्रयोग कर सकते हैं बागवानी में और किसके लिए, धुलाई के लिए, किसी भी कपड़े को धोने के लिए, किसी भी चीज़ को धोने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे पानी क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उपयोग में न होने पर नल को बंद रखें, बिल्कुल सही बात है। तो कहते नहीं है कि नल को जब जरूरत हो कब यूज करना चाहिए, जैसे टंकी लगा दी है, ऐसा नहीं है कि टंकी से पानी 24 घंटे बहता रहेगा, ऐसे तो पानी में संकट उत्पन्न हो जाएगा ना, जल संकट। हमें क्या करना चाहिए कि जब जरूरत हो टंकी से पानी ले लिया फिर टंकी को बंद कर दिया, ऐसा करना चाहिए, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर कहीं टंकी खराब हो गई है, कहीं टंकी में से पानी निकल रहा है तो कोई नहीं जाता है बंद करने पर। हमें एक सच्चा नागरिक होने के नाते ऐसा करना चाहिए और पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, बर्बाद होने से बचाना चाहिए। साथ ही जल वितरण पाइपों में रिसाव की जांच की जानी चाहिए। वर्षा जल संचयन जल संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे अच्छी विधियों में से एक होती है। सर्वोत्तम विधि मतलब सबसे अच्छी विधियों में से एक विधि होती है वर्षा का जल संचरण करना। ठीक है, वर्षा के जल को बर्बाद करने के बजाय संरक्षित करने के हम विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने की आवश्यकता से में अधिक पानी ना बहाएं। यानी कि जब हम कपड़े धो रहे हो तो ऐसा नहीं कि अपने पानी की टंकी चला दी और कपड़े धोते रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जरूरत हो तभी चलाना चाहिए, वैसे बंद कर देना चाहिए और अच्छे से कपड़े धोने चाहिए। नहीं है कि कपड़े पानी में डाले, पानी कपड़े में डाले, बस पानी की बर्बादी कर दी। साथ ही बर्तन धोते समय भी हमें पानी का बहाना नहीं चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। Which of the following experience is extremely important for the learners to develop a holistic understanding of the environment? ऑप्शन ए है प्रासंगिक अनुभव कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी है अमूर्त अनुभव अब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी है वैश्विक से स्थानीय अनुभव ग्लोबल टू लोकल एक्सपीरियंस और ऑप्शन डी है समावेशी अनुभव इंक्लूसिव एक्सपीरियंस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रासंगिक अनुभव। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए हम प्रासंगिक अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि
विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए प्रासंगिक अनुभव बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और प्रासंगिक अनुभव का अर्थ क्या होता है कि कोई सूचना, क्रिया और किसी मामले या मुद्दे से कितना संबंध है। उदाहरण के लिए मुकदमे में बहस के दौरान साक्ष्य के लिए प्रासंगिकता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जो चीज़ें मुद्दे से हटकर या संबंध लगती हैं उनके बारे में कहा दिया जाता है कि प्रासंगिक नहीं है। आपने देखा होगा कि कोर्ट रूम में अगर बहस चलती है तो लोग बातें करते हैं, मतलब एक दूसरे पर रखते हैं अपने विचार, तो जब प्रासंगिक होते हैं उनको महत्व दिया जाता है। जो प्रासंगिक नहीं होते मतलब उससे हटकर होते हैं, मुद्दे संबंधित ही नहीं होते हैं। यानी मुद्दा तो है चोरी का और आप ये कह रही हैं कि आपने खून किया, तो एक कोई मुद्दा है, बताइए ये तो प्रासंगिक बिल्कुल गलत है, प्रासंगिक ही नहीं है। जब मुद्दा चोरी का उस पर आरोप लगा तो चोरी का बताओ ना कि कैसे, मतलब चोरी उसने की क्या हुआ, तो खून करने वाला आरोपी नहीं है, तो ये प्रासंगिक नहीं होता है। शिक्षकों ने पर्यावरण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षक पद्धतियों पर जोर दिया तथा प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव, पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में चर्चा, पर्यावरण गतिविधियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी और रोल मॉडल के रूप में शिक्षकों का क्या होता है, विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकारी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? एन ईवीएस टीचर prepares a peer assessment rubric for the assessment of collaboration during group work. Which of the following dimensions should not be part of collaboration? तो ऑप्शन ए भागीदार, ऑप्शन बी है नेतृत्व लीडरशिप, ऑप्शन सी है कॉपरेशन सहयोग, ऑप्शन डी है हटबंदी डिसोसिएशन। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? आपको पता है कि भागीदारी होनी चाहिए, सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नेतृत्व भी होना चाहिए और सहयोग भी होना चाहिए, लेकिन हटबंदी या ये सब नहीं होना चाहिए, बकवास है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक ईवीएस शिक्षण समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक होता है, वो तैयार करता है। इनमें से हटबंदी आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होते हैं, जबकि भागीदारी, नेतृत्व और सहयोग समूह कार्य के लिए सहकारी आकलन रूब्रिक को तैयार करते हैं। रूब्रिक मापदंडों का एक समूह होता है जिसका प्रयोग छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। रूब्रिक क्या होता है? रूब्रिक जो होता है वो मापदंडों का क्या होता है, एक समूह होता है। उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? छात्रों का जो मूल्यांकन होता है, प्रदर्शन का जो मूल्यांकन उसका करने, छात्रों के प्रदर्शन का जो मूल्यांकन होता है उसको करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक रूब्रिक के अंतर्गत निर्धारित मापन पैमाने और प्रत्येक स्तर के प्रदर्शन के लिए विशेषताओं के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित किया जाता है। भूमि सुधार की श्रेणी में हटबंदी एक अधिनियम था। इन कानूनों के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई थी। हटबंदी था क्या? हटबंदी जो था वो भूमि सुधार की श्रेणी में क्या था, एक अधिनियम, और इसके तहत क्या हुआ था कि इस कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार जो था उसके लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा, सबसे अधिक सीमा तय कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू एड्रेस द सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट्स along with the cognitive development while celebrating festival related to the theme of water? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, encouraging children to recite और sing folk songs। ऑप्शन बी है प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी है साक्षात्कार इंटरव्यूज, ऑप्शन डी है सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना पानी विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास होए उसके साथ साथ उसके भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पानी से संबंधित एक त्यौहार है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। अच्छा, निर्जला एकादशी आप लोगों ने काफ़ी मम्मी या दादी या चाची आपकी भाभी ये सब रखती होंगे व्रत। तो निर्जला एकादशी होता क्या है, इसमें जल को बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। ठीक है, पूरा दिन होता है व्रत रखा जाता है और पानी को बिल्कुल नहीं पिया
लिया जाता है। बिना पानी पिए जो व्रत रखा जाता है उसे ही निर्जला एकादशी कहते हैं। महाभारत की माने तो सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था? भीम ने। ये व्रत जल के महत्व को दर्शाता है, मतलब एक दिन के लिए जल को छोड़ना पड़ता है। जल संरक्षण से संबंधित प्रसिद्ध उदाहरण है कि धरती पर जल संकट व्याप्त है, शायद मानव की बुद्धि समाप्त है, पानी की बूंद बूंद भी बच जाए तो बचा हुआ पानी भी पर्याप्त है। यानी कि जितना चाहो उतना पानी आपको बचाना चाहिए। पानी जहाँ भी बर्बाद होते देखें, चाहे कहीं पर भी हो, आपसे संबंधित हो या ना हो, आपका धर्म बनता है कि आप उस पानी को होने से बचाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईबीएस में किसी समस्या चिंता से संबंधित विशेष सीमा को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टिव इन ब्रेकिंग सब्जेक्ट बाउंड्रीज रिलेटेड टू ए प्रॉब्लम और अ कंसर्न इन ईबीएस? ऑप्शन ए है समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन बी है प्रदर्शन, डी मोनस्ट्रक्शंस। तीसरा है लेक्चर यानी कि व्याख्यान। ऑप्शन डी है फिल्म शोज यानी कि फिल्म शो। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ईबीएस में किसी समस्या या फिर चिंता से संबंधित विषय की सीमाएं हैं, उनके तोड़ने के लिए हम समूह चर्चा यानी कि ग्रुप सेशन जो होता है वो कर सकते हैं। सबसे अच्छी विधि होती है। ईबीएस में समूह अधिगम एक साथ कार्य करके सीखने को क्या बनाता है? सार्थक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण में वर्क करता है। एक समूह में कई छात्र सहयोगी रूप से काम करते हैं और सक्रिय अधिगम में भी शामिल होते हैं। क्या होता है कि सभी लोग एक साथ काम करते हैं और सक्रिय अधिगम इससे होता है। ठीक है। समूह अधिगम के कई उद्देश्य होते हैं कि कई शिक्षार्थी एक से अधिक समय, प्रयास, संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब एक साथ क्या हो सकते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो समय, प्रयास, संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। सहभागिता से छात्रों की गतिविधियों के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है। सहभागिता मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है। समूह में विचार विमर्श के माध्यम से अधिक विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। सभी अपने लोग विचार विमर्श करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसके सारे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनके विचारों को भी समझ सकते हैं। त्रुटियों को आसानी से पहचानना और ठीक किया जा सकता है। सभी के अंदर कितनी सारी त्रुटियां यानी गलतियां होती हैं, उनको भी पहचाना जा सकता है और उसको भी दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईबीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स विल बी डेवलप्ड बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन ईवीएस क्लास? ऑप्शन बी ए है अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑप्शन बी है रिमेंबरिंग स्किल, याद रखने का कौशल। ऑप्शन सी है विजुअल स्किल, दृश्य कौशल। और ऑप्शन डी है पहचानने का कौशल यानी रिकॉग्नाइजिंग स्किल। तो पूछा है कि कौन सा जो प्रक्रिया कौशल है वो आयोजित करके विकसित किया जा सकता है ईवीएस की कक्षा में? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अवलोकन कौशल यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल। इसने कहा है कि प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जा सकता है, तो वो ऑब्जर्वेशन स्किल ही होगी। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त अवलोकन कौशल प्रक्रिया को आयोजित करके विकसित कर सकते हैं। प्रभावी शिक्षक अधिकतर समय में अपने विद्यार्थियों का अवलोकन करता है। प्रभावी शिक्षक में क्या होता है, अधिकतर अधिकांश समय में कि अपने विद्यार्थियों क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। सामान्य तौर पर अधिकांश शिक्षक अपने विद्यार्थियों के काम का अवलोकन कक्षा में कुछ करते हैं, उसे सुनकर और देखकर भी करते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति का अवलोकन करना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसे निम्नलिखित बातों में मिलती है। अच्छा, होता क्या है कि विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है क्योंकि उसमें कई सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि अधिक ऊंचे ग्रेड प्राप्त करना, अपनी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना कि बच्चों ने कितना सीखा है पहले से, कितना अभी और सीखना बाकी है और कैसे उन्होंने सुधार किया है। प्रादेशिक और स्थानीय मानकीकृत परीक्षण में उपलब्धि का पूर्वानुमान करना, अपने कार्य प्रदर्शन के बारे में अधिक सजग रहना और अपनी सीखने की प्रक्रिया के प्रति क्या रहना, अधिक जिम्मेदार रहना। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में ईबीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर व्हाइल सेलेक्टिंग द ईवीएस थीम्स इन द क्लास? ऑप्शन ए है ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। ऑप्शन बी है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित आकलन। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, एम्फेसिस ऑन द राइट आंसर्स बाय द स्टूडेंट्स। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सामुदायिक स्थानों का भ्रमण, विजिट टू कम्युनिटी प्लेस। आएगा हमारा ऑप्शन सी विद्यार्थियों के द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना। हमारी व्याख्या भी कह रही है
कि कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देने से बचना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी पहले सही ढंग से समझ नहीं पाता, इसलिए सही उत्तर नहीं दे पाता है। मतलब अगर ईवीएस की जो क्लासरूम है, ईवीएस सब्जेक्ट है, तो ईवीएस से यही पेडागोजी पूछी जाएगी। तो ईवीएस की जो क्लासरूम है वो चल रही है, तो इस विद्यार्थी शिक्षक जो इसने बच्चों पर ये दबाव नहीं डालना चाहिए वो पहली बार में ही सही उत्तर दे दें, ठीक है। उस पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो करके सीखते हैं और पहली बार में तो उन्हें आंसर पता नहीं होगा, इसलिए वो गलत भी दे सकते हैं। तो उस पर हमें इतना वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो गलत दिया उन्हें सही आंसर बताना चाहिए, समझाना चाहिए, तो जिससे वो आइंदा दूसरी बार कैसे सके सही आंसर दे सके, ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि किसी भी विषय को सरल से कठिन की ओर शिक्षण कार्य करें, मतलब कहाँ से ले जाएं, इजी टू डिफिकल्ट ले जाए, ना कि डिफिकल्ट टू इजी। अगर पहले हम डिफिकल्ट पढ़ा देंगे तो बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर उन्हें इजी भी डिफिकल्ट लगने लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम उसे सरल पढ़ाएंगे, जब उसे समझ जाएंगे तो धीरे धीरे हम डिफिकल्ट की तरफ ले जाएंगे। यानी कि सबसे पहले उसे गिनती सिखाएंगे, फिर उसे पहाड़ी सिखाएंगे, तभी तो गुणा और भाग सिखाएंगे। सबसे पहले गुणा भाग करवा देंगे, बाद में गिनती करेंगे तो कैसे सीख पाएगा बच्चा, ठीक है। इससे बच्चों में उस विषय के प्रति नकारात्मकता नहीं विकसित हो पाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने बच्चों को कोई सब्जेक्ट है वो पढ़ाया और बच्चों को उसके बारे में पता ही नहीं है, सबसे पहले ही हार्ड चीज़ उसे लगने लगा है, तो वो उसे समझ ही नहीं पाएंगे, वो निगेटिव हो जाएंगे उस सब्जेक्ट के प्रति, ठीक है। इसलिए हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है, ना कि निगेटिव की तरफ। यानी पहले इजी सिखाना है फिर हार्ड, ठीक है। अगर अध्यापक कहता है कि सही उत्तर ही देना, तो विद्यार्थी के मन में संशय उत्पन्न होगा और सही उत्तर नहीं दे पाएगा। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु शिक्षक द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उससे पहले जो ज्ञात है उन दोनों से संबंध स्थापित के अवसर प्रदान करने चाहिए। मतलब ये है कि जो एक टीचर है उसे बच्चों से ये नहीं करना चाहिए कि मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा, इस प्रश्न का तुम्हें सही आंसर ही देना है, गलत दोगे तुम्हारी मार पड़ेगी, तुम्हें पापा मम्मी से शिकायत की जाएगी या भेज दिया जाएगा स्कूल से बाहर। तो ये सब नहीं करना चाहिए। बच्चों की जो पहले की समझ है, बच्चों ने जो कुछ सीखा है उसी के आधार पर उसे आंसर देना चाहिए, ठीक है। वो अगर आंसर आपको दे देगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर गलत है, इसमें से क्या क्या उस आंसर को सही किया जा सकता है, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करने से आंसर सही होगा। उससे संबंधित कर सकते हैं, उसकी लाइफ से संबंधित कर सकते हैं, उसे अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो आगे सही उत्तर देगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप you like this video. If you like it, then like, subscribe and share, and don't forget to subscribe this channel. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। सुबह 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं, उसे देख सकते हैं। सीटेट प्राइमरी लेवल के पेपर सुबह 8 बजे और सीटेट जूनियर लेवल के पेपर रात 8 बजे आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।